द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के पार्ट 3 के चैप्टर 9 में जानते हैं कि मार्क डगलस ने क्या कहा है। पार्ट 3, स्वयं को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना। इस बुक की शुरुआत में मार्क ने कहा था कि यह खुद को ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में ढालने की प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप एक गाइड होगी। एडेप्टेशन की इस प्रोसेस में पहला कदम एडेप्ट की आवश्यकता को पहचानना है। यदि आप मार्केट में अपनी नीड्स के अनुरूप चेंज करने के लिए मैनिपुलेशन या दबाव नहीं डाल सकते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि कंडीशंस के अनुरूप स्वयं को कैसे बदला जाए। इस रिलेशन में आप स्वयं को एक्सप्रेस करने के जिन तरीकों को चुनते हैं, मार्केट उन पर कोई लिमिट या प्रतिबंध नहीं लगाती है। कल्चरल एनवायरनमेंट के अपोजिट हमारे पास सारी पावर है। पार्ट 2 में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के नेचर का प्राइमरी पर्पस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट और उस सोशल एनवायरनमेंट के बीच कुछ बड़े डिफरेंस को पॉइंट आउट करना था, जिसमें हमें काम करना सिखाया गया था और एक नए पर्सपेक्टिव की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से डेमोन्स्ट्रेट करना था। इस प्रोसेस में अगले 2 स्टेप्स में यह सीखना है कि नंबर 1, यह कैसे पहचानें कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली कार्य करने के लिए आपको वास्तव में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, और नंबर 2 कि किसी भी आवश्यक मेंटल चेंज को कैसे इफेक्ट किया जाए। फिजिकल एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन करना एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने जितना आसान है, क्योंकि आपको वहीं बैठना है जहां आपको बैठने की जरूरत है। हालांकि मार्केट के एनवायरनमेंट में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए खुद को सचेत रूप से बदलने के लिए जो मैनिपुलेशन करने के आपके प्रयासों के अनुसार नहीं बदलेगा, उसके लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट के नेचर और फंक्शन की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। आपको जिस टाइप के चेंज करने होंगे वे 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। सबसे पहले आपको मार्केट द्वारा आपके सामने आने वाले कांस्टेंट चेंज के लिए खुद को अधिक आसानी से एडेप्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेटेड मेंटल स्किल सीखने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सक्सेस के बारे में कुछ सामान्य कल्चरल बिलीफ को बेअसर करने की आवश्यकता होगी। ये ऐसे बिलीफ्स हैं जो मार्केट की इंफॉर्मेशन को गलत करने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा, आपको अपनी पिछली ट्रेडिंग एक्टिविटी से मिली किसी भी साइकोलॉजिकल इंजरी को ठीक करने की आवश्यकता होगी। कोई भी साइकोलॉजिकल इंजरी आपके ट्रेड को ठीक से एग्जीक्यूट करने की आपकी कैपेसिटी को कम कर देती है। आपको क्या सीखने की आवश्यकता है, आपको क्या बदलने की आवश्यकता है और उन परिवर्तनों को कैसे करना है, इसकी पहचान कैसे करें, यह सीखने के लिए स्पष्ट रूप से कई सब स्टेप्स हैं। इस पार्ट में 6 चैप्टर आपको एडेप्टेशन की इस प्रोसेस के माध्यम से सिखाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं। वे आपको वह अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो आपको यह समझने के लिए आवश्यक होगी कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। पहली चीज जिसकी आपको आवश्यकता होगी वह है आपके मेंटल एनवायरनमेंट में चल रही चीजों को अधिक टेंजेबल और कॉन्क्रीट बनाने के लिए एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। आपको यह फ्रेमवर्क देने के लिए मार्क मेंटल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट पार्ट्स का एक मैनेजेबल कंटेस्ट में डिस्क्राइब, डिफाइन और ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, जहां आप नंबर 1 अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं, नंबर 2 एनवायरमेंटल कंडीशन और अपने गोल्स के साथ अधिक कंसिस्टेंट होने के लिए अपनी सचेत डायरेक्शन में अपने मेंटल एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन करने की विभिन्न तकनीकों को सीख सकते हैं, और तीसरा यह सीख सकते हैं कि इंटीरियर एनवायरनमेंट के साथ अपने रिलेशन को मॉनिटर कैसे करें। यह आवश्यक है कि आप सीखें कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एनवायरनमेंट के बीच अपने रिलेशन को मॉनिटर कैसे करें, क्योंकि हमारे गोल, इंटेंट, एक्सपेक्टेशन, नीड्स और वांट्स हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स पार्ट हैं, जिन्हें हम फ्यूचर के किसी मोमेंट में पूरा करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट में पेश करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सभी मेंटल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं जो एक्सटीरियर फिजिकल दुनिया में या तो घटित होते हैं या नहीं घटित होते हैं। आपको विशेषकर एक ट्रेडर के रूप में यह तुरंत पहचानने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि जब आपके पास एक्सटीरियर इन्फॉर्मेशन को इंटीरियर कंपोनेंट्स के अनुरूप गलत करने की कैपेसिटी हो। इन गलतियों का रिजल्ट अनिवार्य रूप से पेन और साइकोलॉजिकल इंजरी होगी। इन चैप्टर्स में मार्क जो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं वह यह है
कि भले ही आप मेंटल एनवायरनमेंट के इन मेंटल कंपोनेंट्स पार्ट को वास्तव में देखने के लिए अपनी आंखें अंदर की ओर नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन यह उन्हें कम वास्तविक नहीं बनाता है। इसके अलावा अपनी आंखों को अंदर की ओर मोड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम एक्सटीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट में जो देखते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके आधार पर हम आसानी से यह डिफाइन करना सीख सकते हैं कि हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है। हम जो बिलीव करते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बीच रिलेशन बनाकर अपने विश्वासों में मैनिपुलेशन करना सीखकर हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसे बदलना बहुत आसान हो जाएगा। हम विश्वासों के नेचर की जांच करेंगे और वे एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में कैसे कार्य करते हैं। मार्क डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मार्केट के नेचर के बारे में हमारी इंडिविजुअल बिलीव्स और यह आगे क्या करेगा, इसके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन, इसके बारे में हमारे द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली इंफॉर्मेशन के टाइप और क्वालिटी को कैसे मैनेज और कंट्रोल करती है। परसेप्शन के डायनामिक्स को ब्रेक डाउन करके आप उन विभिन्न तरीकों की पहचान करने में सक्षम होंगे जिनमें हम सभी मार्केट के बिहेवियर पर मेंटल लिमिट्स लगाते हैं और कैसे ये लिमिट्स हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन को गलत करने का कारण बनती है। हम डर के नेचर का गहराई से पता लगाएंगे कि यह कैसे हम सभी को पसंद की परसेप्शन के बिना कार्य करने के लिए मजबूर करती है। अधिकांश ट्रेडर्स के कार्यों के कारण प्राइस में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य अंडरलाइंग पावर डर है, जिसमें मिसिंग आउट का डर और लॉस का डर आदि शामिल होते हैं। यदि आप वास्तव में मार्केट के बिहेवियर को समझना चाहते हैं ताकि आप अनुमान लगा सकें कि वह आगे क्या करेगी, तो आपको सबसे पहले अपने बिहेवियर के नीचे अंडरलाइंग पावर्स के बारे में सीखना और समझना होगा, और यह भी कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस और मैनेज करते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके जीवन में मार्केट से संबंधित कितने टाइप के सामान्य भय हैं और आप स्वयं को उनसे मुक्त करना सीख जाते हैं, तो वास्तव में आप स्वयं को भीड़ से अलग कर लेंगे। जब आप अपने आप को भीड़ से अलग करते हैं और ग्रुप को शामिल करने के लिए अपने बिहेवियर को इफेक्ट करने वाली ताकतों के बारे में आप जो जानते हैं उसका विस्तार करते हैं, तो यह अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि ग्रुप क्या करेगा, क्योंकि वे केवल आपके तरीके के एक बड़े वर्जन को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे शब्दों में, आपको पता चल जाएगा कि अन्य ट्रेडर्स कैसा व्यवहार करेंगे इससे पहले कि आप ऐसा करें, क्योंकि आप उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, क्योंकि आप डर से बाहर काम करने की चॉइसलेस स्टेज से परे डेवलप हो चुके हैं। जैसे जैसे आप इस बात की समझ हासिल करते हैं कि कैसे बिलीफ आपकी परसेप्शन को कंट्रोल करने और अपने एक्सपीरियंस को आकार देने के लिए एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही विशफुल थिंकिंग और मार्केट आपके बारे में क्या संकेत दे रहा है, इसके बीच अंतर करना सीखते हैं। आप अंततः यह सीखने में सक्षम होंगे कि मार्केट एक्टिविटी के बारे में अपनी परसेप्शन को इस तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए जो आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे बड़ी मात्रा की अनुमति देता है, जहां आप मार्केट्स के साथ फ्लो करने के लिए अपने पर्सपेक्टिव को बदलने और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। यदि आप मार्केट जो कर रहा है उसे बदल या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एकमात्र विकल्प खुद को इस तरह से कंट्रोल करना है जिससे आप क्लैरिटी और ऑब्जेक्टिविटी के साथ यह समझ सकें कि मार्केट आगे क्या कर सकता है, जिसके लिए एक्सटीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट के रिलेशन में आपके इंटीरियर एनवायरनमेंट के नेचर का डीप नॉलेज आवश्यक है। चैप्टर 9, मेंटल एनवायरनमेंट के नेचर को समझना। स्वयं को समझना और अपने मेंटल एनवायरनमेंट में कार्य करना सीखना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। हालांकि इसके लिए आवश्यक है कि आप मेंटल एनवायरनमेंट की सामान्य विशेषताओं, उसके कंपोनेंट पार्ट्स और वे कैसे काम करते हैं, इसकी गहरी समझ हासिल करें, क्योंकि बुक का यह पार्ट इसीलिए डिजाइन किया गया है। इनमें से कोई भी चीज इतनी कठिन प्रतीत होने का एकमात्र कारण यह है कि जब हम छोटे थे तो हमें यह नहीं सिखाया गया कि इसे कैसे करना है। वास्तव में हमें आमतौर पर इसके बिल्कुल अपोजिट सिखाया जाता है कि मेंटल एनवायरनमेंट एक मिस्टीरियस जगह है जिसे समझा नहीं जा सकता है। परिणाम स्वरूप हम कंपोनेंट्स के बीच के रिलेशन को वास्तव में समझे बिना या एक्सटीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इन कंपोनेंट्स के रिलेशन को समझे बिना ही
मेंटल कंपोनेंट्स को बेतरतीब ढंग से डिफाइन करने लगते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि हम अपने जीवन का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। इसलिए यदि आप एक ट्रेडर के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सचेत रूप से खुद को बदलने या अडेप्ट करने जा रहे हैं, तो आपको इन मेंटल कंपोनेंट्स के नेचर और वे कैसे काम करते हैं, इसकी एक बहुत ही फंडामेंटल और प्रैक्टिकल समझ की आवश्यकता होगी। मेंटल एनवायरनमेंट यानी एक्सटीरियर और फिजिकल एनवायरनमेंट यानी इंटीरियर की विशेषताओं में बहुत अंतर है। इन अंतरों को समझना स्वयं को समझने की प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। एक सरल उदाहरण के रूप में, आप जो बुक पढ़ रहे हैं वह आपके बाहर मौजूद है, जबकि बुक का लेबल यानी बुक के बारे में आपके दिमाग की परसेप्शन या कोई अन्य थॉट या संवेदना जो आप उस लेवल के परिणाम स्वरूप एक्सपीरियंस करेंगे और जो अर्थ आप निकालते हैं, वह सब आपके अंदर घटित हो रहा है। जो कुछ भी चलता है या आपके अंदर घटित होता है, वह आपका मेंटल एनवायरनमेंट बनेगा। आपके सभी एक्सपीरियंस और उन अनुभवों की यादें, आपके सभी बिलीफ, उन विश्वासों से जुड़ी सभी इमोशनल एनर्जी, आपकी सभी इमोशन, नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशन और गोल, और आपके सभी थॉट, भले ही आपने इन थॉट्स को एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस किया हो या नहीं, ये सभी आपका मेंटल लैंडस्केप बनाते हैं। हालांकि इससे पहले कि हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एनवायरनमेंट के बीच अंतर का पता लगाएं, मार्क आपको दोनों में एक सामान्य विशेषता की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। वे दोनों कई स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पार्ट से बने हैं, जो संपूर्ण को बनाने में सहयोग करते हैं। अधिकांश लोग अपने शरीर के अंगों से बहुत परिचित हैं, यहाँ तक कि शरीर के गुहा के भीतर बंद अंगों से भी। ये पार्ट्स कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और शरीर के अन्य अंगों के साथ सहयोग करते हैं। इन सहयोगी पार्ट्स का योग ही हमारा शरीर है। एक सरल उदाहरण यह होगा कि आंखें, कान या फेफड़े नहीं हैं, वे अलग अलग हिस्से हैं जिनके यूनिक फंक्शंस होते हैं। इसी प्रकार मेंटल एनवायरनमेंट कई सहयोगी लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्षेत्रों से बना होता है, जो कि हम जो हैं उसका संपूर्ण निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बिलीफ कोई ड्रीम नहीं है, न ही कोई थॉट कोई इमोशन है। बिलीव्स, ड्रीम, थॉट्स और इमोशन सभी मेंटल एनवायरनमेंट के अलग अलग हिस्से हैं, जो उसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं जैसे आपके हाथ आपकी आंखों के साथ, या आपकी उंगली आपकी नाक के साथ, या आपके फेफड़े आपके दिल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मार्क इसे पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोग अपने मेंटल एनवायरनमेंट के बारे में विभिन्न क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के कंपोनेंट्स के कार्य करने के तरीकों के बीच बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिस्टिंक्शंस के साथ ऐसे विशिष्ट तरीकों से नहीं सोचते हैं। आगे बताई गई लिस्ट कुछ कैटेगरीज बताती है जिसमें मार्क ने मेंटल एनवायरनमेंट और हर कैटेगरी से जुड़े कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है, जिन्हें अगले 5 चैप्टर्स में समझाया जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोशंस, लव, हैप्पीनेस, जॉय, कॉन्फिडेंस, पीस और एक्सेप्टेंस। नेगेटिवली चार्ज्ड इमोशंस, fear, anger, hatred, jealousy, disappointment, confusion, impatience, stress, anxiety, betrayal, illusions, denials, rationalization, intellectualization, distortion, beliefs, intent, goal, aspiration, expectations, want, desire, needs, dreams, sleeping dreams or daydreams, thought, अट्रैक्शंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन। इनका पर्पस मेंटल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और कैटेगरीज को पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट करना नहीं है। हालांकि यह इस बुक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जो आपको इस बात का पर्याप्त नॉलेज देता है कि वे कैसे काम करते हैं और किसी भी चीज को इफेक्ट करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं, जो आप निर्धारित करते हैं कि सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए आवश्यक है। मेंटल यानी इनर एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्क यहाँ मेंटल एनवायरनमेंट को एक ऐसे स्पेस के रूप में डिफाइन कर रहे हैं जहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट से सभी सेंसरी इंफॉर्मेशन, यह सेंसरी इंफॉर्मेशन वह तरीका है जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट हमारी आंखों, कान, नाक, स्वाद और स्पर्श पर एक फोर्स के रूप में कार्य करता है, जिसको सॉर्टेड, कैटेगराइज्ड, लेबल, ऑर्गेनाइज्ड, एसोसिएटेड और स्टोर किया जाता है। मेंटल एनवायरनमेंट वह है
जहां एक्सटीरियर दुनिया के हमारे एक्सपीरियंस फिजिकल एनवायरनमेंट के नेचर और उसके साथ हमारे रिलेशन के बारे में एक कॉम्प्लेक्स बिलीफ स्ट्रक्चर में बनते हैं। इस डेफिनेशन के बारे में दो बातें हैं जो मार्क चाहते हैं कि आप नोट करें। सबसे पहले यह लिमिटेड है क्योंकि यह एक्सटीरियर सेंसरी इंफॉर्मेशन को छोड़कर भीतर से उत्पन्न होने वाली मेंटल एक्टिविटीज को ध्यान में नहीं रखता है। दूसरा, वे ब्रेन को मेंटल एनवायरनमेंट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे मेंटल एनवायरनमेंट की एक्टिविटी ब्रेन के अंदर ही क्यों नहीं होती है। लिस्टेड मेंटल कंपोनेंट्स के बारे में पहली विशेषता जो आप देख सकते हैं वह यह है कि वे सभी अनटेंजिबल है। आप उन्हें देख, सुन, छू, चख या सूंघ नहीं सकते, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि वे मेंटल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, जीवित ब्रेन टिश्यू पर काम करने वाले किसी भी सर्जन ने कभी भी अपने मरीज के विश्वासों, विचारों, सपनों या यादों का सामना नहीं किया है, भले ही वह जानता था कि वे वहां कहीं थे। बायोकेमिस्टों ने टिश्यू स्ट्रक्चर के मोलेक्यूलर लेवल पर काम करते हुए डीएनए की खोज की है और अभी तक अपने लिस्टेड मेंटल कंपोनेंट्स में से किसी एक को भी नहीं देखा है। फिर भी हम जानते हैं कि वे एग्जिस्टेंस में है क्योंकि हम किसी के विश्वासों या विचारों के रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि वे फिजिकल एनवायरनमेंट में उनके बिहेवियर के माध्यम से एक्सटीरियर रूप से एक्सप्रेस होते हैं। अब आप में से उन लोगों के लिए जो खुद से पूछ रहे हैं कि ये मेंटल कंपोनेंट्स कैसे एग्जिस्टेंस में है यदि वे टेंजिबल नहीं है और किसी ने कभी भी उन्हें सीधे एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका उत्तर यह है कि वे एनर्जी के रूप में मौजूद हैं और एनर्जी का कोई मास नहीं होता। उदाहरण के लिए लाइट फिजिकल वस्तुओं से होकर गुजरेगी या उनसे परावर्तित होगी, लेकिन लाइट किसी भी चीज को डिस्प्लेस नहीं करेगी और बिजली वस्तुओं से होकर गुजरेगी, उन्हें भी डिस्प्लेस नहीं करेगी। एटम और मॉलिक्यूल से बनी इकाइयां एक दूसरे के स्पेस में जाने पर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगी। लंबे टाइम तक वैज्ञानिकों का मानना था कि एटम एग्जिस्टेंस का सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। बाद में पता चला कि एटम के भीतर भी एनर्जी है। साइंटिस्ट अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि जो चीज बिना मास के एग्जिस्टेंस में है वह ऐसी चीज कैसे बन जाती है जिसमें मास होता है, यानी एटम। दूसरे शब्दों में, एनर्जी नॉन फिजिकल से फिजिकल में कैसे बदल जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पदार्थ की डेफिनेशन बताने के लिए कहा गया था और उन्होंने कहा था, पदार्थ केवल एक रूप में एनर्जी है जिसे हम अपनी सेंसेस से देख सकते हैं। यहाँ तक कि एटम लेवल पर भी आप जो बुक पढ़ रहे हैं और जिस चेयर पर आप उसे पढ़ने के लिए बैठे हैं वह आपकी सेंसेस को ऐसी लगती है मानो वे कंक्रीट हों। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सेंसेस चीजों को नहीं देख सकती क्योंकि वे एटम लेवल पर मौजूद होती है जहां हर चीज घूम रही है और एटम्स के बीच जगह होती है। हालांकि मार्क जो कहना चाह रहे हैं वह यह है कि सभी पदार्थ एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे लेवल में एनर्जी के रूप में मौजूद हैं, लेकिन लाइट और बिजली की तरह सभी एनर्जी पदार्थ के रूप में मौजूद नहीं है। बहुत सामान्य शब्दों में, मेंटल एनर्जी, क्योंकि यह अपने विभिन्न अनटेंजेबल रूपों जैसे विश्वासों, इमोशंस आदि में मौजूद है, हमारे बिहेवियर पर एक फोर्स के रूप में कार्य करने की कैपेसिटी रखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के तरीके के अनुरूप एक्सटीरियर फिजिकल एनवायरनमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, किसी बिलीफ या किसी एक्सपीरियंस की मेमोरी के रूप में मेंटल एनर्जी किसी व्यक्ति को अपने टेलीविजन सेट पर चैनल बदलने के लिए एक कमरे में चलने के लिए प्रेरित कर सकती है, क्योंकि उसका मानना है कि किसी अन्य चैनल पर एक कार्यक्रम अधिक सार्थक या आनंददायक है। किसी स्टॉक की कीमत पिछली कीमत से अधिक बोली लगाती है क्योंकि उसका मानना है कि यह उसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करता है या लोगों को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये क्रियाएं और एनवायरनमेंट पर उनके प्रभाव बाहरी रूप से एक्सप्रेस मेंटल एनर्जी का रिजल्ट है। एक्सपीरियंस क्या है? हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से दुनिया का एक्सपीरियंस करते हैं। यह सामान्य नॉलेज है, लेकिन जब आप फंडामेंटल बातों पर आते हैं तो एक्सटीरियर यानी फिजिकल से इंटीरियर यानी मेंटल एनवायरनमेंट में जाने पर एनवायरनमेंट के बारे में हमारे अनुभवों का वास्तव में क्या होता है। फिजिकल लेवल पर हम जो देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, चखते हैं
और सूंघते हैं वह एनर्जी के इलेक्ट्रिकल आवेगों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ब्रेन में भेजा जाता है। अर्थात सबसे फंडामेंटल लेवल पर एक्सटीरियर दुनिया का टेंजिबल एक्सपीरियंस अनटेंजिबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है, जिसका अर्थ है कि वह टेंजिबल माध्यम जहां हम अपने जीवन का एक्सपीरियंस करते हैं उसमें उस माध्यम की समान विशेषताएं और गुण नहीं होते हैं जो हमारे अंदर इन अनुभवों को रिप्रेजेंट और स्टोर्ड करता है। हम इन अंतरों की अधिक प्रैक्टिकल लेवल पर आगे जांच करेंगे। यदि पहली नज़र में यह सोचना बेतुका लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो विचार करें कि हम वर्षों से टेलीफोन और कंप्यूटर के रूप में मैकेनिकली से टेक्नोलॉजी के अनुरूप रूप का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर कई अलग अलग एनर्जी माध्यमों में इंफॉर्मेशन, ध्वनियाँ और इमेजेस को स्टोर करते हैं। टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या माइक्रोवेव के रूप में ध्वनि और इमेजेस का परिवहन करते हैं। यह सब जितना आम है, जीवित प्रोसेस के बारे में अभी भी कुछ आकर्षक है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी टेंजिबल एक्सपीरियंस को बिजली में बदल देता है और इसे इस तरह से स्टोर करता है। हमने अपने एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में एक नॉन टेंजिबल लेवल पर, एक नॉन फिजिकल वास्तविकता में स्टोर्ड है। पहले मार्क ने ब्रेन को मेंटल एनवायरनमेंट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया था, क्योंकि यह एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी फिजिकल रियलिटी के टेंजेबल लेवल पर मौजूद है, जबकि मेंटल एनवायरनमेंट इस टेंजेबल लेवल पर मौजूद नहीं है। ब्रेन और मेंटल एनवायरनमेंट के बीच इस अंतर को समझने में हमारी मदद करने के लिए विचार करें कि मेंटल एनवायरनमेंट से अलग ब्रेन उस कंप्यूटर से अलग नहीं है जो किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स से जुड़ा नहीं है। इस अनुसार मेंटल एनवायरनमेंट उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अनुरूप होगा जो कंप्यूटर को चलाने के साथ साथ विभिन्न टाइप की इंफॉर्मेशंस को स्टोर और ले जाने में सक्षम बनाती है, जिन्हें संभालने के लिए कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर हार्डवेयर ब्रेन के अनुरूप होगा। यही कारण है कि मार्क ने चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि मेंटल और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच बहुत अंतर है। मार्क के द्वारा लिस्टेड सभी मेंटल कंपोनेंट्स एनर्जी के अनटेंजिबल लेवल पर मौजूद हैं और अधिक महत्वपूर्ण एनर्जी के समान गुणों और विशेषताओं के साथ कार्य करते हैं। मेंटल एनवायरनमेंट के नेचर को समझने के लिए आपको एनर्जी की विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार मार्क आगे जो करने का इरादा रखते हैं वह लाइट और बिजली जैसे विभिन्न एनर्जी रूपों के गुणों और विशेषताओं की जांच करना है और फिर दोनों के बीच एक कोरस्पोंडेंस बनाने के लिए मेंटल एनवायरनमेंट की विशेषताओं से उनकी तुलना करना है। अंत में अगले 5 चैप्टर्स में मार्क आपको प्रभावी ढंग से ट्रेड करने की कैपेसिटी में सुधार करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें देने के लिए इस सभी मटेरियल को एक साथ जोड़ने वाले हैं। मेंटल एनवायरनमेंट एनर्जी की विशेषताओं और गुणों से कैसे मेल खाता है। एनर्जी नॉन डायमेंशनल है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, एनर्जी फिजिकल एनवायरनमेंट में जगह नहीं लेती है, क्योंकि यह जगह घेरने वाली किसी भी चीज को डिस्प्लेस नहीं करती है। एनर्जी की यह कोई जगह नहीं विशेषता इसे एक नॉन डायमेंशनल क्वालिटी प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, जो भी चीज जगह नहीं घेरती है उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या परिधि का कोई कॉन्क्रीट डायमेंशन नहीं होता है, कम से कम उस तरीके से नहीं जिस तरह से हम आमतौर पर इन गुणों के बारे में सोचते हैं। यह नॉन डायमेंशनल क्वालिटी संभवतः एनर्जी के नेचर के बारे में समझने वाली सबसे कठिन अवधारणा है, क्योंकि भले ही एनर्जी नॉन डायमेंशनल है, यह कुछ ऐसा रूप ले सकती है जो हमारी आंखों को दिखाई देती है, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे डायमेंशन होने चाहिए जिन्हें हम माप सकें। यह कहना एक स्पष्ट विरोधाभास जैसा लग सकता है कि एनर्जी एक दृश्य का रूप ले सकती है और फिर भी इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे स्पष्ट करने का सबसे अच्छा उदाहरण होलोग्राम या होलोग्राफिक फोटोग्राफी है। होलोग्राफिक प्रोसेस से आप स्पेस में प्रोजेक्टेड लाइट में एक 3 डायमेंशनल इमेज बना सकते हैं जिसे आंखों से देखा जा सकता है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और परिधि दिखाई देगी। आप इमेज की लंबाई या चौड़ाई भी माप सकते हैं। हालांकि अगर आपने कोशिश की तो आपके हाथ इमेज के ठीक सामने से गुजरेंगे, क्योंकि वहां वास्तव में कुछ भी नहीं है, कम से कम फिजिकल तौर पर। लाइट में इमेज का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, इसलिए फिजिकल पर्सपेक्टिव से
उनका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल वस्तुओं के रिलेटिव एनर्जी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। यादें या मेंटल इमेजेस लेजर लाइट के होलोग्राम की तरह काम करते हैं। लाइट की एक इमेज जिसमें कोई फिजिकल पदार्थ नहीं है, जहां दूरी या डायमेंशन से संबंधित स्पेस पर विचार नहीं किया जाता है। हमारी खोपड़ी के अंदर उपलब्ध कुल क्षेत्रफल काफी छोटा है। विशेष रूप से मेंटल पर्सपेक्टिव से फिट होने के रिलेशन में हम किसी भी आकार या अनुपात की मेंटल इमेज बना सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद किसी भी डायमेंशनल लिमिट के बिना, क्योंकि एनर्जी के रूप में इन इमेज में कोई फिजिकल पदार्थ नहीं होता है और इस प्रकार वे कोई स्पेस नहीं लेते हुए बिना डायमेंशन के रूप में मौजूद होती है। आप इस कंसेप्ट को एक साधारण मेंटल व्यायाम से आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और उस अंतिम जगह की कल्पना करें जहां आप छुट्टियों पर गए थे। आप कहां रुके थे? आपने कौन सी जगहों की यात्राएं की? जब आपने कल्पना की कि आप कहां गए थे, तो क्या आप उठे और फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने वर्तमान स्पेस से आगे बढ़े? क्या आपने कल्पना की थी कि आप ऐसी यात्रा के लिए आवश्यक सभी तैयारियां करने के लिए अपनी चेयर से उठ रहे हैं? क्या आप अपनी कार में बैठे और मेंटल रूप से अपने गंतव्य तक प्रत्येक मील ड्राइव करते जैसे आप वास्तव में जा रहे होते? शायद नहीं। संभवतः आपकी पिछली छुट्टियों की इमेज अभी अभी आपकी चेतना में उभरी है। यह ऐसा है मानो आपको तुरंत इन स्थानों पर ले जाया गया हो, उस स्पेस या दूरी की परवाह किए बिना जिसे आपको फिजिकल एनवायरनमेंट में वहां पहुंचने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होगी। आपके वर्तमान स्पेस और आपकी यादों में मौजूद घूमने की जगह की इमेज के बीच कोई स्पेस नहीं था। हमारे सपनों के नेचर भी इस नॉन डायमेंशनल विशेषता को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम जिस टाइप के ड्रीम लैंडस्केप में खुद को पा सकते हैं, उसकी कोई ज्ञात लिमिट नहीं है। ड्रीम्स उतने ही विविध हो सकते हैं, यदि अधिक नहीं तो फिजिकल एनवायरनमेंट के रूप में और हमारी खोपड़ी के अंदर उपलब्ध स्पेस की तुलना में बहुत बड़े। इसके अलावा अपने सपनों में हम वास्तव में कोई दूरी तय किए बिना तुरंत स्पेस बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सपना देख सकते हैं कि आप अपने घर के बेसमेंट में हैं और फिर अगले ही पल अपने लिविंग रूम में हैं। वास्तव में आपको वहां जाने के लिए बेसमेंट की सीढ़ियों से या अन्य कमरों से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। मेंटल एनवायरनमेंट की एनर्जी के साथ शेयर होने वाली दूसरी विशेषता गति है। एनर्जी अविश्वसनीय रूप से हाई स्पीड से यात्रा करती है। उदाहरण के लिए, लाइट 1,86,000 मील प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है, जो इतनी तेज है कि एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर लगभग 8 बार यात्रा की जा सकती है। यह इतनी तेज है कि हमारी शारीरिक सेंसेस को यह तात्कालिक या एक साथ प्रतीत होती है। मार्क के कहने का मतलब यह है कि यह इतनी तेजी से चलती है कि हमारी फिजिकल सेंसेस इसकी गति का पता नहीं लगा पाती है। जाहिर है, हम लाइट को देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम इसे किसी दिए गए सोर्स से किसी दूर पॉइंट तक जाते हुए नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी अंधेरे कमरे में रोशनी जलाते हैं, तो क्या लाइट अपने सोर्स से दीवारों तक यात्रा करते टाइम कई स्टेप्स में रोशन हो जाती है? नहीं, हमारी नजर में कमरा तुरंत रोशनी से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो एक ही बार में एक झटके में हर जगह रोशनी आ गई हो। हमारी आंखें इस तरह से नहीं बनी है कि हम गति में कोई अंतर कर सकें, इसलिए ऐसा लगता है जैसे वह बिल्कुल भी गति नहीं करती। लाइट की यह तात्कालिक विशेषता मेंटल एनवायरनमेंट से काफी अच्छी तरह से संबंधित है। ड्रीम यात्रा हो सकती है और आमतौर पर तात्कालिक होती है। जब आप कोई सपना देख रहे होते हैं, तो एक पल में आप एक घर में हो सकते हैं और अगले ही पल आप दुनिया की दूसरी तरफ हो सकते हैं। वास्तव में इन ड्रीम स्थानों के बीच यात्रा का कोई टाइम नहीं है। जो भी हो, मेंटल तंत्र चेंज को प्रतीत करता है। यह एक साथ ट्रांसफर बनाता है। संभवतः उतना ही फिजिकल टाइम लेता है जितना एक अंधेरे कमरे को लाइट से भरने में लगता है। हालांकि एक और मेंटल विशेषता है जो उस गति को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है जिस पर मेंटल एनवायरनमेंट ऑपरेट होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसकी वैधता की पुष्टि करने के लिए पूरी तरह से अलग असंबंधित घटनाओं में पर्याप्त लोगों द्वारा रिपोर्ट की गई है। मार्क जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं वह जन्म से लेकर वर्तमान तक एक लगातार मेंटल इमेज के रूप में किसी व्यक्ति की चेतना के सामने जीवन के चमकने की घटना है।
ऐसा कुछ आमतौर पर अत्यधिक जीवन घातक स्टेटस में ही होता है, जहां व्यक्ति को बिलीफ होता है कि वह मृत्यु से कुछ ही पल दूर है। अपेक्षित मृत्यु से पहले के उन कुछ क्षणों में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के दृश्य, ध्वनियां, स्वाद, गंध और इमोशंस पुनः एक्सपीरियंस की जाती है। इंडिविजुअल रूप से जब भी मार्क ने किसी को ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा या सुना है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना के सामने कैसे आ सकता है, जबकि इसे एक्सपीरियंस करने में वर्षों लग जाते हैं। हालांकि बहुत चिंतन के बाद उन्हें यह समझ में आया कि जिस एनर्जी में हमारे एक्सपीरियंस स्टोर्ड हैं, वह इतनी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलती है कि यह हमारे जीवन को तुलना में काफी छोटा बना देगी। इस प्रकार हमारे सभी अनुभवों को क्षणों में स्क्रॉल करना संभव हो जाएगा, भले ही अनुभवों को प्राप्त करने में वास्तव में कितना ही टाइम लगा हो। यह सब समझना थोड़ा आसान हो सकता है यदि आप कल्पना करें, जैसा कि मार्क ने भी किया। स्ट्रीम ऑफ लाइट में स्टोर्ड एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जैसे आप किसी दूर के तारे को देखने पर महसूस करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा कोरिलेशन है। उदाहरण के लिए, साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि हमारे सूर्य के अलावा पृथ्वी के कई निकटतम तारे इतने दूर हैं कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भी इन तारों से निकलने वाली लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगते हैं। तारों और पृथ्वी के बीच की यह दूरी इतनी विशाल है कि यह अरबों खरबों मील लंबी लाइट की एक स्थिर किरण बनाती है। इसलिए जब हम अपने सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे को देखते हैं तो हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह लाइट है जो सैकड़ों या हजारों साल पहले छोड़ी गई थी। इस प्रकार हम जो देख रहे हैं वह तारे के डिस्टेंट पास्ट की लाइट है। अब यदि हम लाइट की इस किरण के साथ वापस इसके सोर्स तक यात्रा कर सकें तो हम देख रहे होंगे कि वह तारे के रीसेंट पास्ट की लाइट है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट की लाइट उस किरण के भीतर एक साथ मौजूद होगी। अब एनर्जी में स्टोर्ड हमारे अनुभवों के दृश्यों, ध्वनियों, स्वादों, गंधों, फीलिंग्स और इमोशंस को यादों की एक स्ट्रीम के रूप में कल्पना करें, जिसे हम लाइट की इस किरण की तरह यात्रा कर सकते हैं, जहां हम अपनी चेतना का उपयोग डिस्टेंट पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट से लेकर प्रेजेंट मोमेंट तक घूमने के लिए कर सकते हैं या इन यादों को फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यदि वह एनर्जी जिसमें हमारे एक्सपीरियंस स्टोर्ड है लाइट की गति के बराबर या उसके करीब गति से आगे बढ़ सकती है तो यह एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करेगी कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना के सामने स्क्रॉल करना कैसे संभव है। इसे अपने लिए और स्पष्ट करने के लिए कल्पना करें कि आपके सभी एक्सपीरियंस लाइट की किरण की तरह फैले हुए हैं, जिसके साथ आप लाइट की गति से यात्रा कर सकते हैं। उस गति से यात्रा के कुछ सेकंड के टाइम में भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमने मनमाने ढंग से डिसीजन लिया कि 1 वर्ष के एक्सपीरियंस को स्टोर करने के लिए 10,000 मील की मेंटल एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो लाइट की गति से आप 1 सेकंड में लगभग 19 वर्षों की यादों को पार कर सकते हैं। इस घटना की पहचान हमें मेंटल एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में सबसे कठिन कंपोनेंट्स में एक को समझने में मदद करती है कि यह टाइम के बाहर मौजूद है, जैसा कि हम जानते हैं। अर्थात हमारी फिजिकल सेंसेस हमें टाइम और 3 डायमेंशनल प्लेस की लिमिट से बंधे एनवायरनमेंट को समझने में बांध देती है। हमें प्रत्येक मोमेंट को एक लीनियर सीक्वेंस में एक्सपीरियंस करना होगा। हम पीछे जाकर पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद था। एक बार यह बीत गया, यह हमेशा के लिए चला गया। न ही हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। अतीत अब एग्जिस्ट में नहीं है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। जो एग्जिस्टेंस में है वह नाउ मोमेंट के प्रतीत होने वाले एंडलेस सीक्वेंस है जिसमें हम अपने जीवन का एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि हमारे इंटीरियर कंपोनेंट से बनी मेंटल एनर्जी टाइम और स्पेस की हमारी सामान्य कंसेप्ट से बाहर ऑपरेट होती है क्योंकि यह फिजिकल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस की जाती है। मेंटल एनवायरनमेंट में कोई लोकल लिमिट्स या टाइम की बाधाएं नहीं होती हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, फिर चाहे वह पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इनमें से कोई भी हो सकता है। और सैद्धांतिक रूप से इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है।
सीधे शब्दों में कहें तो टाइम डिस्टेंस या 3 डायमेंशनल स्पेस में गति की हमारी परसेप्शन का एक कार्य है। दूसरे शब्दों में, टाइम को समझने के लिए आपको 2 प्रमुख कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। स्पेस जिसमें डायमेंशन और गति है। ये दोनों गुण स्पष्ट रूप से फिजिकल एनवायरनमेंट में विद्यमान है। इसमें लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई और परिधि से युक्त 3 डायमेंशनल स्पेस की विशेषताएं हैं। साथ ही फिजिकल एनवायरनमेंट निरंतर गति में है। सूर्य, अन्य तारे, ग्रह और उनके चंद्रमा सभी गति में हैं। और भले ही हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, फिजिकली हर चीज एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पर गति में है। सबसे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से लेकर सबसे बड़े तारों और सौर मंडलों तक, हमारे अपने शरीर के एटम्स और मॉलिक्यूल सहित हर चीज किसी बड़ी चीज के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी की यह घूमती गति और सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा एनवायरनमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य करती है। दिन को रात और रात को दिन में बदलती है। मौसम और ऋतुओं के साथ साथ अन्य एनवायरमेंटल साइकिल्स की एक अंतहीन संख्या बनाती है। एनवायरमेंटल चेंजेस के ये सभी साइकिल, जिनमें हमारी कोशिकाओं के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की गति के परिणाम स्वरूप होने वाले विकास, आयु, श्वसन, पाचन आदि के हमारे शारीरिक साइकिल शामिल हैं, ये हमारी फिजिकल सेंसेस पर एक फोर्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हमें लगातार बदलते एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस होता है। एक साइकिल के बाद दूसरे साइकिल सीधे लीनियर फैशन में है। इस प्रकार हमें टाइम की हमारी परसेप्शन मिलती है, जो हमेशा आगे बढ़ रही है। यदि हम इस गति को मापने के लिए कॉन्टेक्स्ट पॉइंट के रूप में कार्य करने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में गति या किसी टाइप की गति को नहीं समझ पाते हैं, तो हम टाइम बीतने का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम सचेत थे लेकिन किसी तरह सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट में स्थिर थे, जहां हमारे पास कोई सेंसरी इनपुट नहीं था, किसी भी टाइप की गति की कोई परसेप्शन नहीं थी, यहां तक कि दिल की धड़कन भी नहीं थी, तो कुछ सेकंड्स या कुछ दिनों के बीच अंतर बताना संभव होगा। टाइम मापने के लिए आपको शुरू करने के लिए एक पॉइंट और पहुंचने के लिए एक दूसरे पॉइंट की आवश्यकता होती है। इन पॉइंट्स को दूरी या टाइम में मापा जाता है, लेकिन आपको अपने अंक प्राप्त करने के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस की आवश्यकता होती है। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में सोचते हैं जो एक स्टीम की तरह है, जहां हमारी चेतना टाइम या स्पेस की परवाह किए बिना अतीत, वर्तमान और फ्यूचर के बीच स्वतंत्र रूप से घूम रही है। इसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट में मौजूद क्षणों के वास्तविक सीक्वेंस का उस एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिसमें हमारी यादें स्टोर्ड हैं। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंट हमारी सेंसेस पर जो प्रभाव डाल रहा है, उसके रिलेटिव टाइम के सीक्वेंस केवल मेंटल एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालते हैं। आप अपनी याददाश्त के आधार पर पिछले 24 घंटों को पल पल याद करके इसे आसानी से अपने सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मुश्किल है ना? अब इसे आज से 1 सप्ताह पहले तक करने का प्रयास करें। एकमात्र चीजें जो हम याद रखते हैं वे महत्वपूर्ण घटनाएं, वे एक्सपीरियंस हैं जिनका हमारी सेंसेस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिनके साथ सबसे अधिक एनर्जी जुड़ी हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपीरियंस हमारी मेमोरीज में टाइम के क्षणों के रूप में दर्ज नहीं होते हैं, वे एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होते हैं और इस प्रकार उनका फिजिकल घड़ी के टाइम के बीतने से कोई रिलेशन नहीं है। याद रखें, एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में मौजूद नहीं है और इसलिए टाइम बीतने की हमारी परसेप्शन के रिलेटिव यह फिजिकल हर चीज के इस निरंतर घूमने के अधीन नहीं है। एनर्जी स्थिर या सक्रिय रह सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति या वस्तु आपको 20 साल पहले हुए किसी एक्सपीरियंस की याद दिला सकती है। ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बारे में आपने उसके घटित होने के बाद से नहीं सोचा है। जब आप उन यादों की एनर्जी का उपयोग करते हैं तो आप उस टाइम के दृश्यों, ध्वनियों, स्वाद, गंध और सबसे महत्वपूर्ण इमोशंस को फिर से एक्सपीरियंस करेंगे, जैसा कि कुछ भी नहीं बदला है। आपके मन में कुछ भी नहीं बदला है। एनर्जी 20 वर्षों तक निष्क्रिय रही। यह या तो तब सक्रिय हो जाती है जब हम अपने अंदर क्या है इसके बारे में सोचना या प्रतिबिंबित करना चुनते हैं, या जब हमें अनजाने में हमारे अंदर क्या है इसकी याद दिला दी जाती है। महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक या नकारात्मक एक्सपीरियंस घटना से जुड़ी एनर्जी की मात्रा या तीव्रता के कारण आसानी से याद किए जाते हैं। इस प्रकार के एक्सपीरियंस
इच्छानुसार हमारी सचेतन मेमोरी में आ जाएंगे। लेकिन अपने जीवन में हर बार यह याद रखने की कोशिश करें कि आपने अपने दांत ब्रश किए, पानी पिया, अपने फ्रिज का दरवाजा खोला या अपने शूज और सॉक्स पहने। और यह इतना आसान नहीं है। इन घटनाओं को याद करना कठिन है क्योंकि इनमें से प्रत्येक टाइप के एक्सपीरियंस के साथ बहुत कम एनर्जी जुड़ी होती है। हमारी यादें एनर्जी की पॉकेट्स की तरह है जिन्हें हम डेट और टाइम के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, जैसे कि लाइट की स्टीम के उदाहरण में हमने देखा था। हालांकि घटनापूर्ण क्षणों के बीच के सभी घटनापूर्ण मोमेंट बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं या संकुचित हो जाते हैं, जैसे कि वे कभी हुए ही नहीं थे, भले ही हम जानते हों कि वे हुए थे। हमने आज 1 महीने पहले अपने शूज और सॉक्स पहन लिए होंगे क्योंकि शायद हमें उनके बिना घूमना याद होगा। यह याद रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम जो पढ़ते हैं वह आमतौर पर भूल ही जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का हमारी सेंसेस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। किसी पेज पर प्रिंट वर्ड्स का अधिक अनुभवात्मक नेचर की एक्टिविटीज के रिलेशंस में बहुत कम सीन इम्पैक्ट होता है। उदाहरण के लिए, वास्तव में किसी बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में भाग लेने से किसी प्रयोग के बारे में पढ़ने की तुलना में एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए आवश्यक एनर्जी को एकाग्रता के रूप में भीतर से उत्पन्न करना होता है। तो जिस तरह से हम घड़ी के टाइम का एक्सपीरियंस करते हैं वह किसी भी मोमेंट में हम जो महसूस कर रहे हैं इसके रिलेशन में है। यदि उदाहरण के लिए आप आतंक का एक्सपीरियंस कर रहे थे तो घड़ी का प्रत्येक सेकंड आसानी से 1 घंटे या 1 दिन जैसा लग सकता है। आतंकित करने वाले एक्सपीरियंस का प्रत्येक मोमेंट हमेशा के लिए बना रहता है क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी सेंसेस पर हमला कर रहा है। प्रभाव इतना पेनफुल होता है कि हम उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए एक्सपीरियंस के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करेंगे कि घटना कितने टाइम तक चल रही है, जबकि हम इसके समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार टाइम की हमारी समझ धीमी हो गई। सुखद एक्सपीरियंस उड़ते प्रतीत होते हैं। हमें टाइम बीतने का कोई अंदाजा नहीं रहता है क्योंकि हम आनंद और खुशी की स्टेट में हैं। हम मन की उस स्टेट से बाहर आते हैं जब एक्सपीरियंस की खुशी की डिग्री कम होने लगती है, जिससे हम जो खुशी महसूस कर रहे थे उसकी तुलना में हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी अप्रियता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हमारा ध्यान आनंद से हटकर मैं इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता पर केंद्रित हो जाता है तो एक्सपीरियंस की अप्रियता के अनुपात में टाइम की हमारी समझ धीमी हो जाती है। फिजिकल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस टाइम के उन क्षणों में घटित होते हैं जो एक के बाद लीनियर तरीके से गुजरते हैं। टाइम के क्षणों में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक्सपीरियंस के प्रभाव की डिग्री के रिलेटिव मेमोरी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। मेमोरीज पर टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं होता क्योंकि एनर्जी फिजिकल नहीं होती। टाइम एक डायरेक्शनल है, जबकि हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में हम अपनी यादों के बारे में इच्छानुसार या सिर्फ चाहने से सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उन्हें मेंटल इमेज, मेंटल ध्वनियाँ, मेंटल स्वाद इत्यादि के रूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी प्रत्येक याद हमारी पहचान का एक हिस्सा बनती है और क्योंकि वे एक एनर्जी के रूप में मौजूद हैं, उनमें हमारे बिहेवियर पर एक पावर के रूप में कार्य करने की कैपेसिटी है। भले ही हम इन स्पेसिफिक फोर्सेस के प्रति सचेत हों या नहीं, वे हमें अधिक एक्सपीरियंस और अधिक यादें बनाने के लिए पहले से ही एक्सपीरियंस किए गए एनवायरनमेंट के अनुरूप कुछ तरीकों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मूलतः मार्क जो कह रहे हैं वह यह है कि हमारा एग्जिस्टेंस एक साथ 2 बिल्कुल अलग अलग डायमेंशन में फैला हुआ है। हम 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं और उसका एक्सपीरियंस करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी फिजिकल सेंसेस टाइम के लिमिट्स के अधीन है, जहां एक मोमेंट के बाद दूसरा मोमेंट लीनियर फैशन में गुजरता है, जबकि हम एक ऐसे डायमेंशन में सोचते हैं जहां टाइम और स्पेस, जैसा कि फिजिकल एनवायरनमेंट में माना जाता है, मौजूद नहीं है। अब इस कंसेप्ट के भीतर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि टाइम और स्पेस मेंटल एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है। इम्प्लीकेशंस जिनका रिलेशन खुशी का एक्सपीरियंस करने, हमारी जरूरतों को पूरा करने
और हमारे गोल्स को प्राप्त करने की हमारी कैपेसिटी से है, जो मूल रूप से इसके सिनोनिमस हैं। हालांकि इससे पहले कि हम इन इम्प्लीकेशंस को एड्रेस करें, आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि अनुभवों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चार्ज की गई एनर्जी की अलग अलग डिग्री में कैसे स्टोर किया जाए, जिसे मार्क क्वालिटी ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसमें हमारी यादें स्टोर्ड होती हैं। तो अभी हमने बुक के चैप्टर 9 में जाना कि मार्क ने स्वयं को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना हमें सिखाया है। हम अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 10 में जानेंगे कि कैसे हमारी मेमोरीज, एसोसिएशंस और बिलीव्स एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद।